अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने दरिया के अमले तहनशीनी से बनने वाले कुछ ज़मीनी खदोखाल के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको इसका तफसीली सवाल नंबर 1 जो है वो होमवर्क के तौर पर दिया था। होप कि आप लोगों ने वो होमवर्क कर लिया है और उसे याद भी कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है ग्लेशियर के बारे में कि ग्लेशियर किस तरह ज़मीन की साख बदल रहा है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्लेशियर किसे कहा जाता है। सो ग्लेशियर किसे कहते हैं? ज़मीन की जो बुलंद जगह होती हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर बर्फ़ जो है वो गिरती है और जमा होती है और ये बर्फ़ की जो तहें होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर जमा होती रहती हैं और जो इसकी निचली सतह होती है वो शीशे की तरह बिल्कुल सख्त हो जाती है, जबकि जो इसकी ऊपर वाली बर्फ़ होती है वो ढलान की वजह से नीचे की तरफ सिरकना शुरू कर देती है और इसी बड़े साइज़ की जो सिरकती बर्फ़ है इसी को ग्लेशियर कहते हैं और ये इस तरह से ढलान की तरफ सिरकती है। ज़्यादातर इसका जो अमल है वो पहाड़ी इलाकों में होता है क्योंकि वहाँ पर ढलान यानी स्लोप ज़्यादा होती है। तो दरिया की तरह ग्लेशियर जो है ये भी कुतबी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में तोड़ फोड़ का काम करते हैं बड़े पैमाने पर और अपने रास्ते में आने वाले जो चट्टानें हैं, जो पत्थर हैं, उनको तोड़ते हैं और ज़मीन की साख्त को बदलते जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्लेशियर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में और कुतबी इलाकों में आपको नज़र आएंगे। ज़्यादा बर्फ़ पड़ने से साल हर साल ये जमा होते रहते हैं और फिर ग्लेशियर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने भी जैसे बात की पहाड़ी इलाकों और कुतबी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों का तो आप सबको पता है कौन से होते हैं। कुतबी इलाके कहते हैं ये दो जगह हैं स्पेसिफ़िक। एक तो इंतहाई शुमाल की जानिब हमारी ज़मीन का जो इंतहाई शुमाली हिस्सा है और हमारी ज़मीन का जो इंतहाई जनूबी हिस्सा है, इन इलाकों को कुतबी इलाके कहा जाता है और ये वो इलाके हैं जो दुनिया के सर्द तरीन इलाके हैं और यहाँ साल साल जो है वो बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स नज़र आते हैं। तो ग्लेशियर जो है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसकी जो तारीफ़ है, इसकी डेफिनेशन है, उसको अंडरलाइन करना है, जो कि मैंने आपके सामने कर दिया है। आप भी ऐसे ही करें। सिरकती बर्फ़ के बड़े हुजम को, बड़े साइज़ की या बड़ी जिसामत की जो बर्फ़ है, जब वो अपनी जगह से सिरकती जाएगी उसे ग्लेशियर कहते हैं। और सिरकने का मतलब ये नहीं कि वो दरिया की तरफ बहुत रफ्तार के साथ चलेगी, बल्कि ग्लेशियर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड में जाते हैं। दरिया की तरह उनकी रफ्तार इतनी तेज़ नहीं होती। स्टूडेंट्स, ग्लेशियर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो है वादी ग्लेशियर और सेकंड नंबर पे है बर्रे आज़मी ग्लेशियर। तो आज के लेसन में हम वादी ग्लेशियर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वादी ग्लेशियर क्या है और ये किस तरह की ज़मीनी खदोखाल बनाता है। जो दूसरा बर्रे आज़मी ग्लेशियर है वो हम आगे उस पर बात करेंगे। तो अभी आप सिर्फ फोकस करें वादी ग्लेशियर पर, ये किस तरह का होता है। वादी ग्लेशियर जो होता है इसका मतलब वो ग्लेशियर जो पहाड़ों के ऊपर बनते हैं। ठीक है, ऐसे ग्लेशियर जो पहाड़ों के ऊपर बने उन्हें कहते हैं वादी ग्लेशियर। और ये जो वादी ग्लेशियर होते हैं इनका ये ज़्यादा तेज़ी के साथ सिरकते हैं एज़ कम्पेयर टू बर्रे आज़मी ग्लेशियर। इसकी रीज़न ये है कि जो वादी ग्लेशियर हैं, क्योंकि ये पहाड़ों पर है तो ढलान होती है, वहाँ पर स्लोप होने की वजह से ये सिरकते हैं, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ नहीं, बल्कि ये एक दिन में कुछ फुट ही जो है वो सिरक सकते हैं अपनी जगह से। और ये भी जो है वो अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ते हैं और अपना रास्ता बनाते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये पस्त इलाकों की तरफ आते हैं, नीचे इलाकों की तरफ आते हैं, तो ये पिघलना शुरू हो जाते हैं और अपने साथ लाया हुआ जो भी मवाद होता है उसको बिछाना शुरू कर देते हैं, एक ढेर की शक्ल में तहनशीन कर देते हैं, जैसे कि दरिया के अमल में आपने देखा था। तो इस तरह इनके भी तोड़ फोड़ और तहनशीनी से बहुत ही अलग अलग तरह के ज़मीनी खदोखाल वजूद में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़मीनी खदोखाल के अमले कटाव से कौन कौन से जो खदोखाल हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कटाव के अमल की तरफ। जो ग्लेशियर्स होते हैं जब वो अमले कटाव स्टार्ट करते हैं तो उनमें जो सबसे पहला फ़ीचर या खदोखाल वो पहाड़ों पर बनाते हैं वो है सिरक। अब ये सिरक कैसे बनता है? ये पहाड़ों की बिल्कुल चोटियों के ऊपर, बुलंदी के ऊपर बनता है
और यहाँ पर जब बर्फ़ की तोड़ फोड़ होती है तो एक गड़ा सा बन जाता है और उसे ही सिर्क कहा जाता है। और ये सिर्क की एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान में बिल्कुल एक घड़ा, एक प्याला नुमा घड़ा बना है जिसके अंदर बर्फ़ है, ये ग्लेशियर है। तो इस तरह से जो भी एक खदोखाल वजूद में आता है इसे सिर्क कहा जाता है। और इसके अलावा सिर्क इस तरह से भी बनता है, ये देखिए जगह जगह आपको नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर डायग्राम से आप सिर्क को समझ सकते हैं। ये पहाड़ों के ऊपर जो ये गड़े हैं ये सिर्क हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर बनता है वहाँ पर वो है सिर्क झील। सिर्क झील को टॉर्न भी कहा जाता है। और ये कब बनता है, आपने सिर्क के बारे में देखा कि वो जो गड़ा था प्याला नुमा पहाड़ों के ऊपर वो सिर्क था। अब होता क्या है कि जब ग्लेशियर वहाँ से सिरक जाता है और उस जो गड़ा उसने बनाया था उसके अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है उस बर्फ़ के पिघलने से, तो वो जो गड़ा था उसमें पानी जमा हो गया तो वो फिर एक झील की सूरत इख्तियार कर लेती है और उस झील को सिर्क झील कहते हैं या टॉर्न कहते हैं। पाकिस्तान में सैफ अल मलूक की जो झील है या सतपारा की झील वो भी इसी तरह से बनी थी। ये देखें सिर्क झील इस तरह से बनती है क्योंकि इस गड्ढे में पहले बर्फ़ थी और ये सिर्क था, लेकिन बाद में इसके पिघलने की वजह से अब ये सिर्क झील बन चुका है। और इसी तरह से ये भी एक सिर्क झील की ही एग्ज़ाम्पल है। सिर्क झील छोटी झील भी हो सकती है और वो एक बड़ी झील भी हो सकती है, ठीक है, साइज़ डिपेंड करता है कि गड़ा कितना बड़ा था। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स ये सिर्क झील की एग्जांपल्स हैं। और ये है झील सैफ अल मलूक जो कि पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर झील है। झील सैफ अल मलूक भी एक सिर्क झील की ही एक मिसाल है। उसके बाद है यू नुमा वादी। आपने दरिया के अमल के दौरान बनने वाला एक फ़ीचर पढ़ा था वी नुमा वादी। तो इसी तरह ग्लेशियर के अमल से यू नुमा वादी वजूद में आती है। और कैसे आती है कि ग्लेशियर अपने रास्ते में आने वाली जब चीज़ों को काट रहा होता है नीचे से अपने साइड से, तो रास्ते को मज़ीद कुशादा करता है, खुला करता है, वसी कर देता है ताकि वो गुज़र सके वहाँ से। तो इस तरह एक वादी बन जाती है जिसकी शक्ल जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू की तरह होती है और उससे ही यू नुमा वादी कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही कॉमन आपको नज़र आएगा। कागान और नारान साइड में अगर आप जाएं तो आपको यू नुमा वादी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ये देखें यू नुमा वादी, इसकी शेप अगर आप देखें तो ये यू की तरह है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू की तरह। तो यही यू नुमा वादी है। और कैसे बन रहा है यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो ग्लेशियर है वो साइड से कटिंग कर रहा है, नीचे से कर रहा है, यहाँ से भी ब्रॉड हो जाएगा, वसी हो जाएगा और नीचे से मज़ीद गहरा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल यू शेप की तरह बन जाता है और यही जो है वो यू शेप वैली या यू नुमा वादी है। नेक्स्ट है मुअल्लिक वादी। मुअल्लिक वादी इस तरह की वादियाँ होती हैं साथ साथ एक साथ अगर 3-4 वादियाँ इकट्ठी मौजूद हों। और वो किस तरह बनती हैं कि बड़े ग्लेशियर्स जब छोटे ग्लेशियर से मिलते हैं तो उनके आसपास की जो भी वादियाँ होंगी उनकी वो एक दूसरे के साथ ऐसे नज़र आती हैं जैसे मुअल्लिक है या बुलंदी पर हैं, कुछ नीचे हैं कुछ बुलंदी पर हैं। तो इस तरह की जो वादियाँ बनती हैं उन्हें मुअल्लिक वादियाँ कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है जब दरियाओं के साथ छोटे दरिया आकर मिलते हैं। तो इसी तरह ग्लेशियर्स भी यही करते हैं, छोटे ग्लेशियर्स मिलेंगे बड़े ग्लेशियर्स के साथ और उनकी जो साथ की वादियाँ होंगी वो थोड़ा बुलंदी पर नज़र आएंगी, ठीक है। और इस तरह की जो वादियाँ एक साथ बनी होती हैं उन्हें कहते हैं मुअल्लिक वादियाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वादियाँ हैं कितनी सारी और एक दूसरे के साथ कुछ आपको बुलंदी पर नज़र आ रही हैं, कुछ उससे नीचे हैं। तो इस तरह जो वादियाँ आपको नज़र आती हैं इस पोजीशन में तो उन्हें ही मुअल्लिक वादियाँ कहा जाता है। और ये मुअल्लिक वादियों की एक और मिसाल है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि वादियाँ एक दूसरे के साथ कैसे मौजूद हैं, कुछ ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद हैं, कुछ उससे नीचे मौजूद हैं। तो ये जो मुअल्लिक वादियाँ हैं ये भी इन्हीं ग्लेशियर्स के अमले कटाव की वजह से वजूद में आती हैं। नंबर 5 जो साख बनती है ज़मीन की वो है गर्क़ाब वादी। गर्क़ाब ये गर्क से निकला है जिसका मतलब होता है डूबना या गर्क होना। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इसमें ये होता है कि वादी ग्लेशियर जब किसी समंदर में उतरते हैं तो उन समंदरों के पानी में चूँकि इजाफ़ा हो जाता है
तो वो पानी वादी में दाखिल हो जाता है और ये वादियाँ जो होती हैं ये उस पानी के अंदर डूबी हुई नज़र आती हैं, गर्क नज़र आती हैं, तो इन्हें ही गर्काब वादी कहते हैं। और ये कैसे होता है इसको मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये वादियाँ पानी के अंदर डूबी हुई हैं। और ये कब होता है, ये उन इलाकों में होता है, वो पहाड़ी इलाके जो साहिलों के साथ होते हैं, यानी कि उन पहाड़ी इलाकों के आसपास कहीं ना कहीं समंदर भी होता है। तो जब यहाँ पर जो ग्लेशियर्स होंगे वो सिरकते हुए उन समंदरों में गिरते हैं, तो चूँकि वो ग्लेशियर बर्फ़ से बने हैं, तो उन समंदरों में गिरने के बाद उनका पानी पिघलता है और जिसकी वजह से उन समंदरों के पानी में इजाफ़ा हो जाता है। और जब पानी में इजाफ़ा होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि सैलाब आ जाते हैं। तो ये पानी जो है फिर इन वादियों में दाखिल हो जाता है और ये वादियाँ इस तरह डूब जाती हैं, पानी में गर्क हो जाती हैं। तो इस तरह की वादियों को गर्काब वादी कहते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वादियाँ किस तरह इन पानियों के अंदर डूबी हुई और गर्क नज़र आ रही है, ठीक है। और ऐसा ज़्यादातर आपको नज़र आएगा डेनमार्क में, नॉर्वे और स्वीडन में। तो ये तो थे जो कि ग्लेशियर के अमली कटाव से वजूद में आए थे, वादी ग्लेशियर के। अब हम बात करते हैं वादी ग्लेशियर की तहनशीनी से जो खदोखाल बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब मटेरियल वो साथ लेकर जाएंगे उससे उन्होंने कहीं ना कहीं तो तहनशीन करना है, डालना है, और उनके डालने से जो नए फीचर्स और नए खदोखाल बनने हैं वो क्या। तो तहनशीनी से जो खदोखाल बनते हैं, जो ढेरियों की सूरत में वो जमा करते हैं ना, उन्हें बार कहते हैं। ग्लेशियर्स अपने साथ जो भी लेकर आएगा मवाद, वो कहीं ना कहीं जब तहनशीन करेगा तो उससे जो भी चीज़ बनेगी वो बार कहलाएगी, ठीक है। और ये बार जो है वो 3 तरह के बनते हैं। पहले उसको पिक्चर से हम देखते हैं कि वो 3 तरह के बार कैसे हैं और किस तरह के हैं। ग्लेशियर की तहनशीनी से 3 तरह के बार बनते हैं और सबसे जो पहला बार हम अभी देखने वाले हैं उसे कहते हैं अतराफ़ी बार। अतराफ़ी बार जैसे कि नाम से ज़ाहिर है अतराफ़ में बनता है। जब ग्लेशियर इस तरह सिरकते हुए आ रहे होते हैं वादी के अंदर, तो ये अपने अतराफ़ में, अपने साइड्स में, इस तरफ और उस तरफ, ये जो आप ढेरी देख रहे हैं मट्टी की चट्टानी मवाद की, जब ये अपने साइड्स पर इनको जमा करेंगे, अपने अतराफ़ में जमा करेंगे, तो उसे कहते हैं अतराफ़ी बार। और जो दूसरी किस्म की बार बनती है उसका नाम है वस्ती बार। वस्ती बार वस्त में बनता है, यानी कि सेंटर में, दरमियान में। और ये कैसे बनता है कि 2 बार के मिलने से, 2 ग्लेशियर के मिलने से, जब 2 ग्लेशियर्स इस तरह सिरकते हुए आते हैं तो उनके जो भी ढेरी वो जमा करेंगे दरमियान में अपने, उसको कहते हैं वस्ती बार। यहाँ पर आप दोनों बार देख सकते हैं, अतराफ़ी बार, ये देखें, ये अतराफ़ी बार है, ग्लेशियर्स के अतराफ़ में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी। तो अब ये जो 2 ग्लेशियर्स यहाँ से आए और एक यहाँ से, इनके मिलने से जो इसके सेंटर में आपको चट्टानी मवाद या मट्टी की ढेरी नज़र आ रही है, यहाँ पर भी, इसे कहते हैं वस्ती बार। और तीसरी जो किस्म है बार की वो है इख्तितामी बार। इख्तिताम से ये निकला है, यानी कि बिल्कुल जब ग्लेशियर ख़त्म हो जाता है, उसका जो बिल्कुल एंड पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट, जहाँ पर वो अपनी सारी जो भी साथ लाया है मवाद वो जमा करेगा, मट्टी, रेत, जो कुछ भी साथ लाया, तो यहाँ पर आपको एक कौस नुमा एक ढेरी नज़र आ रही है और इसी ही कहते हैं इख्तितामी बार। और ये तब बनता है जब ग्लेशियर का बिल्कुल आखिर हो जाता है, इख्तिताम हो जाता है, यहाँ पर ग्लेशियर का फिर जो लास्ट बार है वो बन जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका तफसीली सवाल नंबर 2 है, वादी ग्लेशियर से बनने वाले ज़मीनी खद्दो खाल की वजाहत करें। तो जो आज हमने टॉपिक पढ़ा वादी ग्लेशियर का, तकरीबन सारा ही मुकम्मल जो है वो आएगा इसके आंसर के अंदर। आपने इसके जवाब का जो आगाज़ है वो यहाँ से करना है, कटाव से बनने वाले खद्दो खाल, और इसमें जितने भी खद्दो खाल आ रहे हैं, सिरक और इसके अलावा सिरक झील, यूनुमा वादी, मौलिक वादी, गरकाब वादी, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद तहनशीनी से बनने वाले जो खदोखाल हैं वो भी आपने मुकम्मल लिखने हैं, और इसमें अतराफ़ी बार, वस्ती बार और इख्तितामी बार जहाँ पर मुकम्मल हो रहा है यहाँ तक इख्तितामी बार कहते हैं, यहाँ तक आपने मुकम्मल इसका जवाब जो है वो अपनी रफ़ नोटबुक पे लिखना है। इसे आपने नीट पे काम नहीं करना, और इसे सिर्फ आपने अपनी रफ़ नोटबुक पे लिखना है और याद करना है प्रैक्टिस के लिए।
एंड दिस इज़ योर डायरी। तफसीली सवाल नंबर 2 आपने याद करना है, इसे नीट नोटबुक्स पे होमवर्क नहीं करना, और प्रैक्टिस के लिए इसे आप रफ नोटबुक पे कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।